नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं केपी गुप्ता और सिविल पांडा की पूरी टीम की ओर से 21वीं शताब्दी की जो सबसे बड़ी रेल त्रासदी हुई उसमें शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी के लिए प्रार्थना करता हूं पर उन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करे। ठीक है दोस्तों, साथ आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास का अपना केंद्र बिंदु है भाषा। क्या है दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा केंद्र बिंदु है, मुख्य केंद्र है, वो है भाषा। तो चलिए सबसे पहले हम बिना विलंब किए भाषा यहाँ पर हेडिंग भाषा। ठीक है, आज और एक अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, उसके बाद अपना ये भाषा पूरा समाप्त हो जाएगा और अपन वर्णमाला पे प्रवेश करेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि भाषा क्या होती है, परिभाषा इसकी पढ़ेंगे, भाषा की विशेषताएं क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, जैसे लिखित भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा क्या होती है, सांकेतिक भाषा क्या होती है, सांस्कृतिक भाषा क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों कि भाषा का विकास क्रम कैसे है, कि बोली से उपभाषा और भाषा, इन तीनों की इनकी भी परिभाषा पढ़ेंगे। फिर देखेंगे दोस्तों भाषा और बोली में क्या अंतर। जब भाषा और बोली में अंतर देख लेंगे दोस्तों तो उसके बाद एक टॉपिक देखेंगे मानक। जो भाषा का अपना संसार है दोस्तों वो बहुत विस्तृत, बहुत ज्यादा विस्तृत, क्योंकि इतना ये जो विश्व है, इस विश्व में करीब 12 भाषा परिवार हैं और जिसमें लगभग 3000 बोलियां। कितनी? 3000 भाषाएं आती, 12 भाषा परिवार और 3000 भाषाएं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा माया जाल है भाषा। ठीक है, तो इसी भाषा से अपन एक आगे भी जाते, भाषा ही भाषा का अंतर हो जाता है, शब्दों का चयन का अंतर हो जाता है। कि क्या कहते हैं कि जो भाषा होती है, यदि शब्दों का चयन अच्छा हो, आपकी भाषा में मिठास है, तो आपको वो चरम पर ले जाएगी, नहीं तो आपको गर्त पर ले जाएगी। ये वही बात है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। यदि आपकी भाषा अच्छी है तो आपको सम्मान, मान, प्रतिष्ठा ये सब प्राप्त हो। भाषा में आपकी पकड़ होना बहुत जरूरी, क्योंकि विद्यार्थियों आप सभी यदि इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके लिए भाषा पकड़ना और कठिन टास्क है। कि भाषा के कास का में आपकी पकड़ यदि अच्छी है तभी आप 5वें और 6वें पेपर को फतह कर पाएंगे, क्योंकि याद रखिए एक बहुत बड़ी जंग है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते, भाषा से जैसे प्रश्न बनते जाएंगे तो अपन देखते चलते। देखिए भाषा से जो पहला शब्द आप प्रश्न बनता है आपका, पूछा जाएगा भाषा किस धातु से बना है। पहला प्रश्न सिंपल सा 3 नंबर का। तो आप क्या बनाएंगे, तो भाषा शब्द है दोस्तों, वो भास धातु से बना है, भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी। इसका अर्थ भी आप मेंशन कर लेंगे। इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ निकला आपका व्यक्तवाणी। बस आप इतना याद रखें, भाषा शब्द लिखते चलिए, भाषा शब्द भास धातु से बना हुआ है, इसका अर्थ है व्यक्तवाणी। क्या है इसका अर्थ है दोस्तों, व्यक्तवाणी। तो आप यहाँ पर इसको मेंशन। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है परिभाषा। दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना है वो परिभाषा लिखना। भाषा की परिभाषा क्या होती है, तो सरल शब्दों में यदि आपको कुछ ना आ जाए तो आप लिख सकते हैं भाषा विचार विनिमय का माध्यम है या साधन है। परंतु जब आप व्यवस्थित परिभाषा लिखने चाहते हैं तो आपको किसी न किसी का रेफरेंस देना पड़ेगा। वो रेफरेंस आप देख सकते हैं दोस्तों, किसका दे सकते हैं, उस रेफरेंस को आपको देना है तो आप देख सकते हैं कामता प्रसाद गुरु। किसका दे सकते हैं, कामता प्रसाद गुरु का रेफरेंस दे सकते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु ने कहा दोस्तों, भाषा विचार विनिमय का वह माध्यम है जिसके सहायता से हम अपने विचारों को दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत कर पाते हैं और उनके विचारों को आप भली भांति समझ पाते हैं। तो यहाँ पर आप कामता प्रसाद गुरु की परिभाषाएं देखेंगे तो एक दो की पॉइंट निकलते हैं। एक तो विचार विनिमय, ठीक है ना। क्या उन्होंने कहा, भाषा विचार विनिमय का एक माध्यम है।
इसकी सहायता से हम दूसरों के विचारों को समझ पाते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर आया विचार विनिमय। विचार विनिमय का मतलब है अपने विचारों का आदान प्रदान। आदान प्रदान मतलब अपने विचार व्यक्त करना और दूसरों के विचारों को समझना। यहाँ से आपकी परिभाषा क्या बनेगी दोस्तों? यहाँ से परिभाषा बन गया, आप रिटर्न कर लीजिए कि भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। की सहायता से हम अपने विचारों को दूसरों के सम्मुख व्यक्त करते हैं और उनके विचारों को आप स्पष्टता समझ सकते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? यह परिभाषा दी गई थी दोस्तों कामता प्रसाद गुरु के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? ये परिभाषा दी थी कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, ये नाम याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यदि आपको हमारा नाम याद रहा तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा कि भाषा की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा दी गई थी। क्लियर? ये हो गई आपकी भाषा की परिभाषा। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों, भाषा के कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग जाते हैं, उसमें क्या अध्ययन करते हैं। ठीक है, भाषा के प्रकार। तो चलिए अब हेडिंग डालते हैं हम। क्या हेडिंग डाली दोस्तों? भाषा के प्रकार। ये दिख रहा होगा ये कलर। चलिए, भाषा के प्रकार। वैसे प्रकार तो कई हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे एक तो हम कह सकते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। बांटने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। क्या कहा हमने? औपचारिक और अनौपचारिक, मतलब ऑफिशियल और अनऑफिशियल। ठीक है, तो क्रम से लिखते जाते हो और एक एक लाइन में सबकी परिभाषाएं देख। पहला हमने कहा दोस्तों औपचारिक। ठीक है ना? फिर दूसरा अनौपचारिक। ठीक है, तीसरा प्रकार आ जाएगा आपका लिखित। ठीक, चौथा जो समान सा प्रकार है मौखिक। लिखित भी होगा, मौखिक भी होगा, और एक अगला प्रकार है दोस्तों सांकेतिक। ठीक, पहले चले इतने देखते हैं, फिर अपन बाद में देखेंगे सांस्कृतिक भाषा कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन। सांस्कृतिक भाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा और संपर्क भाषा, ये तीन भाषाओं को इसके इनके बाद अपन देखें। तो जैसा कि दोस्तों आपने स्पष्ट है, आपको दृष्टिगत हो रहा होगा औपचारिक लिखा। क्या लिखा हमने? औपचारिक लिखा। औपचारिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? फॉर्मल, ऑफिशियल। मतलब भाषा का वह रूप जो कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है, विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। वो कौन सी? औपचारिक। औपचारिक भाषा दोस्तों, इसमें अपनत्व का अभाव होता है। क्या होता है? अपनत्व का अभाव होता है। और ये जो भाषा होती है, ये भाषा किससे संबंधित होती है? वरीयता क्रम से संबंधित होती है, पद क्रम से संबंधित होती है। अर्थात जब हम किसी शासकीय सेवा में जाते हैं या शासकीय कार्यों को संपन्न करते हैं, तो भाषा का जिस रूप का प्रयोग करते हैं वो होती है औपचारिक। ठीक है, जैसे कहते हैं ना फॉर्मेलिटी मत दिखाइए, फॉर्मेलिटी आप क्यों दिखा रहे हैं? तो क्या हो गया? औपचारिक। दूसरा है दोस्तों अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब जो औपचारिक नहीं है, मतलब हम अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से, दोस्तों से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं, वह कौन सा रूप होता है? अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब कहा हो गया दोस्तों?
रिश्तेदार। ठीक, रिश्तेदार के अलावा आपके क्या हो गए, मित्र हो गए, है ना, मतलब दोस्त हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ठीक, परिवार हो गया, ठीक। इनके साथ विचार विनिमय हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, रिश्तेदारों, मित्रों, परिवार, ठीक है ना, सगे संबंधियों के साथ भाषा के विचार विनिमय हेतु या विचार विनिमय हेतु आप बोल सकते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम अनौपचारिक भाषा कहते हैं। और क्या बोल दिया जाए, प्राचार्य, शासकीय सेवकों, शासकीय कार्यालयों में विचार विनिमय हेतु भाषा के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों औपचारिक भाषा। क्लियर। इसके बाद आते हैं तीसरा, हम लोगों ने लिखा है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा पर देखने से चलिए, ये लिखा हमने लिखित भाषा। जब लिखित भाषा की चर्चा करेंगे तब आपको ध्यान देना रहेगा कि लिखित भाषा क्या होती है। तो यहाँ पर भाषा तो एक विचार विनिमय पद पहले आ गया, तो आप क्या बताएंगे, विचार विनिमय का वह माध्यम जिसमें लिखित तरीकों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लिखित तरीकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या क्या कह सकते हैं, लिखित तरीकों का प्रयोग कर विचार विनिमय करना या अपने विचारों का अभिव्यक्ति करना और दूसरों के विचारों को समझना के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। तो आप परिभाषा बना सकते हैं या फिर एक और हम सरल से बता दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, विचार विनिमय का वह माध्यम जिसमें हम लिखित तरीकों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, लिखित तरीकों। यहाँ पर आपको केवल क्या ये उपयोग करना है, लिखित तरीके, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हैं पत्र पत्रिकाएं, ठीक है। तो और क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ पर। तो आपकी परिभाषा क्या बनी, विचार विनिमय का वह माध्यम जिसमें हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखित माध्यमों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। क्लियर होगा 3 नंबर का। फिर से अब रिपीट कर रहे हैं, आप गौर से सुनिएगा। विचार विनिमय का वह माध्यम जिसमें हम विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखित तरीकों का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं लिखित भाषा, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है मौखिक भाषा। इसे कहते हैं, आपने हमेशा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जब मौखिक भाषा की बात आती है तो आप ये क्या कहेंगे कि भाषा का वह प्रकार जिसमें हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मौखिक साधनों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, मौखिक साधनों का प्रयोग करते हैं, ठीक। साधनों का प्रयोग। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि यह लिपिबद्ध नहीं हो, यह लिपिबद्ध नहीं। क्लियर। तो मौखिक भाषा क्या हो गई, मौखिक साधनों का प्रयोग और लिपिबद्ध नहीं। ये बात आप क्लियर रखिए। तो आपकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि भाषा का वह प्रकार जिसमें हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मौखिक साधनों या मौखिक तरीकों का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाती है, मौखिक भाषा कहलाती है। क्लियर। मतलब विचारों को व्यक्त करने के लिए यदि आप मौखिक तरीकों का प्रयोग करते हैं तब उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहते हैं मौखिक भाषा, ठीक है। जैसे रेडियो, उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, उदाहरण आप देखना चाहें तो आपका रेडियो, रेडियो क्या, रेडियो एक मौखिक क्या है, आप को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो कैसा कम्युनिकेशन, ये मौखिक कम्युनिकेशन। परंतु ये जो लिखा जा रहा है ये कौन सा है, ये लिखित कम्युनिकेशन, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई परिभाषा है। अब आगे जाते हैं अपन सांकेतिक। सांकेतिक मतलब सिंबल। आप हमेशा देखते होंगे कि गाना भी सुना होगा बहुत सारे कि सुनाई नहीं देता है,
या कुछ हो जाता है ना, तो सुनाई नहीं देता है जिसको, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक संकेतों का प्रयोग करते हैं। अब भारत एक ऐसा देश है दोस्तों, कि हम माया बोले कि हम मानव प्रजाति कैसे हैं, जहां पर हमारे पास हर प्रश्न का आंसर होता है केवल गर्दन हिलाने से। ऐसे हिलाते हैं या ऐसे। यदि सामने वाले ने बोला तुमने हाँ बोला था और काम नहीं हुआ, तो बोलेगा मैंने ना बोला था, आपने हाँ समझ लिया। ठीक है? इसी प्रकार यदि ना काम हमने क्या बोला था, ना बोला था और काम हो गया, तो सामने वाला क्या समझता था, तुमने तो ना बोला था, तुम्हारा कौन सा क्रेडिट। तो अपन बोल देते हैं अरे साहब कहाँ लगे हैं आप, हमने तो हाँ बोला था, आपने समझ गलत लिया था, समझना सही था आपको, गलती आपकी है। तो ये क्या है, यही चीज है सांकेतिक भाषा। क्या है दोस्तों, सांकेतिक भाषा। इसमें परिभाषा क्या बताएंगे, परिभाषा सिंपल सी बताएंगे कि भाषा के जिस रूप से अपने विचार और भाव संकेत के द्वारा व्यक्त किए जाएं, क्या हुआ जाए, इसमें केवल लिख लेंगे संकेत के द्वारा भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक? भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने भाव अथवा विचारों को व्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं, एवं इसी रूप में हम दूसरों के भाव और विचारों को समझ पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। या और परिभाषा समझनी है तो आप क्या कह सकते हैं, भाषा के इस रूप से हम अपने विचार एवं भाव संकेत द्वारा प्रकट करते हैं, अथवा दूसरे के भाव और विचार संकेतों के माध्यम से समझ पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्लियर हो गया, सांकेतिक भाषा मतलब सिंपल सा, एक हाथ उठाते हैं ऐसे, हाथ उठा के बोल दिया कि आइए आइए, ऐसे बोल दिया वहां खड़े हो जाइए, ऐसे इशारा किया उधर उधर, आंखें दिखाना, ये क्या, ये सब सांकेतिक भाषा है। घर में आप देखिए छोटे बच्चों को आप आंखें दिखाते हैं, तो आंखें दिखाने का मतलब क्या हुआ, आपके भाव क्या आ रहे हैं, आपके भाव आ रहे हैं कि वो डर जाए, क्या हो जाए, डर जाए। तो वहां डर का भाव आया, सब भाव हमारे विचारों को समझा कि नहीं समझा, बच्चों ने भाव को समझा, वो क्या लाता है, सांकेतिक भाषा। क्लियर, ये अपने हो गए भाषा के प्रकार। अब आगे दोस्तों हम लोग आगे जाएंगे, तो आगे अब हमें देखना है सांस्कृतिक भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, इन चीजों का हमें देखना है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा के बारे में। क्या है अगला प्रकार जो भी है दोस्तों, नंबरिंग कौन सा नंबर है देख ही ले, 5 हो गए थे, 6वें नंबर पे जाना है। 6वें नंबर पे जाते हैं दोस्तों। 6वां नंबर का है अपना अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल। 7वें नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सांस्कृतिक भाषा। ठीक, 9वें नंबर में पढ़ेंगे, 8वें नंबर पे संपर्क भाषा। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जिनके बारे में अभी अपने को पढ़ना है। तो अब जैसे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय लिखा है मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज, यहाँ से समझ में आता है, जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं कि इंटरनेशनल वनडे है, ओडीआई इंटरनेशनल मैच है, अंतरराष्ट्रीय में। तो अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, मतलब राष्ट्र के अलावा भी और कई राष्ट्र जुड़ जाएंगे। तो परिभाषा भी यहीं से बनाएंगे आप। इस शब्द को यदि आपने दिमाग में बैठा लिया, अंतरराष्ट्रीय शब्द को, किसको, इस शब्द को आपने दिमाग में यदि बैठा लिया, तो देखिए कैसे चलेगा काम। क्या होगा, इस शब्द को आपने दिमाग में बैठा लिया तो अंतरराष्ट्रीय मतलब विभिन्न देश, विभिन्न देश, विभिन्न राष्ट्र, मतलब ऐसे कोई भाषा होगी जो एक से अधिक राष्ट्रों में बोली जाती होगी, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे दोस्तों यह भाषा कैसी है, अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो अब क्या परिभाषा बनाए, तो क्या बनाएंगे, किसी राष्ट्र के भाषा, ठीक है ना, किसी राष्ट्र की वह भाषा जो अन्य राष्ट्रों में भी
लोकप्रिय हो जाए और विचार विनिमय हेतु प्रयोग किए जाने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय भाषा। सिंपल परिभाषा क्या हो गई कि जब किसी राष्ट्र की भाषा अन्य राष्ट्र में, तो यहाँ पर एक चीज देखा हमने, राष्ट्र की भाषा किस, कोई राष्ट्र है तो राष्ट्र की भाषा क्या हुई, अन्य राष्ट्र में लोकप्रिय व विचार विनिमय हेतु प्रयोग। एक तो परिभाषा क्या बन गई, जब किसी राष्ट्र की भाषा अन्य राष्ट्र में लोकप्रिय हो जाए एवं विचार विनिमय में प्रयोग की जाने लगे तो उस भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और भारतीय संदर्भ में बात करेंगे तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त है, अंतरराष्ट्रीय। क्यों, हिंदी हमारे देश में तो बोली ही जाती दोस्तों, इसके साथ श्रीलंका, मॉरिशस, ट्रिनिडाद टोबैगो, कनाडा, यूरोप सभी जगह बोली जाती है। क्यों, क्योंकि कनाडा में देखा जाए तो कनाडा की अधिकांशता आबादी इंडियन है, भारतीय मूल। ठीक, यूरोप महाद्वीप में जाएंगे तो सिंपल सा आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि भारत की आबादी विश्व में लगभग 140 करोड़ है ना, अर्थात विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, चाइना को पछाड़कर, जैसी हाल ही में अभी एक रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार बताया जा रहा है। ठीक है, तो जब इतने सारे लोग हैं तो देश के साथ साथ विदेश में भी तो रहेंगे। जब वो विदेश में रहेंगे दोस्तों तो हर जगह इनकी संख्या प्रचुर मात्रा में होगी। यदि 1% इंडियन भी किसी देश में रहते तो आप समझ सकते हैं 1,40,00,000 का कितना हो जाएगा, 1% में बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय भाषा की परिभाषा आप लिख लेंगे कि किसी भी राष्ट्र की भाषा होगी, अन्य राष्ट्रों में लोकप्रिय हो जाएगी और विचार विनिमय के लिए यदि प्रयोग की जाने लगती है तो उस भाषा को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं सांस्कृतिक भाषा। क्या आते हैं, सांस्कृतिक भाषा। जैसे दोस्तों कहते हैं ना, होली खेलें रघुबीरा अवध में, फिर ऐसे लोकगीत बहुत सारे चले जाए। लोकगीत, भोजपुरी गीतों की अलग पृष्ठभूमि चलती है, भोजपुरी का कल्चर अलग चलता है। आप मालवा में आ जाए तो मालवा में अलग अलग संस्कृति चलती है, अलग कल्चर चलता है। इसी प्रकार आप निमाड़ में चले जाए तो निमाड़ में सिंगा जी के गायन तो आप सुनते ही हैं। थोड़ा सा जाए जैसे कबीर के गायन है, कबीर के भी गायन अलग चलते, जैसे पीएससी ने पूछा दे ही दिया था। राजस्थानियों में देखिए तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, जैसे एक वहाँ आला कहा ही गया है कि 12 बरस लो कुकुर जी है, 13 बरस लो जी सियार, और बरस 18 छत्री जी, आगे जीवन को धिक्का। ये जो भाषा, इससे वहाँ के कल्चर समझ में। आप यूपी तरफ चले जाएं तो आप वहां जाएंगे तो आपको जब रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो आपको एक अलग भाव समझ में आएंगे, अलग फीलिंग्स आएगी। ठीक, आप मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में है तो वहाँ एक अलग फीलिंग, जब वीर रस से ओतप्रोत गीत गाए जाते, जैसे इत नर्मदा उत टोंस, इत गंगा उत यमुना, है ना, छत्रसाल के, ऐसे गाए जाते हैं बहुत सारी चीजें। तो ये सब क्या कर, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को बताते हैं कि कैसी वहाँ की भूमि। जैसे एक छोटी सी एक पंक्ति बोलेंगे 2 लाइन की तो आप समझ जाएंगे कैसे भाषा संस्कृति को और क्षेत्र की विशेषताओं को प्रस्तुत करती है, कि वहाँ कैसे वीर भूमि रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, क्या वह वीरों की भूमि रही होगी। तो देखिए जैसे हमारे एक बात अपन पढ़ते हैं रानी लक्ष्मीबाई की कविता कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थे, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी। ठीक है, तो जब हम ये सुना था हमें समझ में आया उस क्षेत्र में ना वीरता का बखान जरूर हो, अर्थात वहां लोग वीर रस से ओतप्रोत रहे हों। कि क्या करती, कुछ भाषाएं होती हैं हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी से आप परिभाषा बनाएंगे दोस्तों, जब किसी भाषा में या वह भाषा जो क्या कहे, जो संस्कृति को समाहित किए रहती है, किसी जाति, समुदाय, समाज, प्रांत एवं राष्ट्र की भाषा, तो राष्ट्र की संस्कृति यदि कोई भाषा समाहित की होती है तब उसे क्या कहते हैं, सांस्कृतिक भाषा। क्यों, सा से संस्कृत होता है, सा से समाज। समाज में कौन कौन सी चीज आती है, समाज में आती है दोस्तों जाति,
समाज में आता है समुदाय, समाज में ही आता है राष्ट्र, क्या आता है राष्ट्र, और इन सबको समाहित कर दिया तो हमने कह दिया समाज। ठीक, हमने बोल दिया किसी जाति, समुदाय, राष्ट्र अथवा समाज की संस्कृति जिस भाषा में समाहित होती है उसे उस राष्ट्र की, उस जाति की, उस समुदाय की, उस समाज की सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। तो भारतीय परिवेश में देखा जाए तो सांस्कृतिक भाषा कौन सी है? सांस्कृतिक भाषा का दर्जा संस्कृत भाषा को दिया गया है। क्यों? हमारे जो कल्चरल्स जो भी हैं, जो भी प्राचीन साहित्य है वो सभी किसमें? संस्कृत भाषा में है। और भाषा के एक रूप में आप यही देख सकते हो, पीएससी ने ओ थे पढ़े पढ़े जग मुआ पंडित भयानको, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अर्थात भारतीय संस्कृति बता रहे कि नहीं बता रही दोस्तों कि यहाँ प्रेम की गंगा पे, प्रेम के सागर हैं, प्रेम की क्या है, प्रेम के पर्वत हैं, यह प्रेम की भूमि है, अहिंसा की भूमि है, जहाँ सभी के प्रति समान भाव रखा जाता है। तो हो गया कल्चर से, हुआ कि नहीं हुआ? तो हो गई सांस्कृतिक भाषा। फिर हमने लिखा है संपर्क भाषा। संपर्क का भाषा का मतलब समझ सकते हैं आप, संपर्क शब्द से इसका मतलब क्या होगा? कुछ जोड़ना होगा। क्या होगा? जोड़ना तोड़ने का काम क्या करेगी? संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा की जब भी चर्चा करें तो आपके दिमाग में ये चीजें आ जाए। क्या आ जाना चाहिए? कि संपर्क हमेशा दो भिन्न भाषा भाषिक लोगों के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? दो भिन्न भाषा भाषिक लोगों के मध्य। संपर्क भाषा क्या करती है? संपर्क भाषा करती है दोस्तों दो भिन्न भाषा भाषिक लोगों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करने वाली भाषा दो भिन्न भाषा भाषिक लोगों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करने वाली भाषा संपर्क भाषा कहलाती। क्या बना आपका? दो भिन्न भाषा भाषिक लोगों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? संपर्क भाषा कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? ये 8 प्रकार हो गए। अब चलिए अगली स्लाइड में जाते हैं। हम लोग अगली स्लाइड पढ़ते हैं, 9वां पढ़ते हैं दोस्तों, विदेशी भाषा, फॉरेन लैंग्वेज। विदेशी मतलब देश की भाषा नहीं है, वह भाषा जो क्या हो, देश की भाषा नहीं होती है। तो आप यहाँ पर केवल प्रयोग करेंगे पर्यटन एवं कूटनीति का क्षेत्र में। आपको केवल क्या प्रयोग करना है? आप ये प्रयोग कर लीजिए, पर्यटन एवं कूट। आप प्रयोग कर लीजिए क्या? पर्यटन एवं कूटनीति। तो विदेशी भाषा क्या होती है? वह भाषा जो पर्यटन एवं कूटनीति के क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है, तो क्या कहते हैं? विदेशीय भाषा कहते हैं। परिभाषा क्या बनी कि वह भाषा है, तो परिभाषा हमेशा चालू करेंगे, वह भाषा जो पर्यटन एवं कूटनीति के क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है उसे हम कहते हैं विदेशी भाषा। भारतीय संदर्भ में आपसे पूछा जाए तो विदेशी भाषा कौन कौन सी है? तो आप विदेशी भाषा में आप कह सकते हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, ये सब क्या है? ये सब आपकी विदेशी भाषा है। क्लियर हो गया? ये बातें आप नोट कर लीजिए और यहाँ से आपकी चीजें खत्म हो गई। विदेशी भाषा, भाषा के जो सामान्य जितने से प्रकार है हम लोगों ने सभी का अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, यहीं से अब हम लोग आगे एक मानक भाषा आएगा, तो मानक भाषा टॉपिक एक अलग से डिस्कस करेंगे लास्ट में। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों भाषा की विशेषताएं। ठीक है, तो अब हम इस स्लाइड को थोड़ा क्लीन कर देते हैं। इस स्लाइड में आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, हेडिंग डालेंगे आप सब क्या, भाषा की विशेषताएं।
भाषा की ठीक, भाषा की जब विशेषताएं पढ़ेंगे दोस्तों, यहीं पर हम थोड़ी बोली की विशेषताओं की भी जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और दोस्तों हो सकता है कि आज के जो लेक्चर है वो समय गवाह ना दे, समय चीख चीख कर चिल्लाने लगे कि भाई साहब टाइम हो गया है सर, लेक्चर समाप्त करिए। तो ठीक है, जो भी चीजें बचेंगी, हमने जितनी चीजों के बारे में हुआ था तो वो हम अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए अभी बिना विलंब किए भाषा की विशेषताओं का अध्ययन कर लेते हैं। जो विशेषताओं की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ आप थोड़ा सा थोड़ी सी चीजें यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कॉम्बो करके करते हैं। एक और भाषा और बोली, दोनों की विशेषताओं में क्या अंतर हो सकता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में तो ये बातें देखी थी दोस्तों कि जो बोली होती है वो भाषा के बिल्कुल अंदर आ गई थी। क्या आ गई थी? बोली भाषा के बिल्कुल अंदर आ रही थी। बोली विकसित कर उपभाषा बनी थी और उपभाषा विकसित कर क्या बनी थी? भाषा बनी थी। तो यहाँ पर थोड़ा हम दोनों की विशेषताएं एक साथ देख लेंगे दोस्तों, फायदा ये होगा, दोनों में अंतर हमें लिखने में दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप देखिए, जो भाषा का क्षेत्र हमने किया था ऐसे कुछ करके बनाया था, है ना, ऐसा। तो भाषा का क्षेत्र क्या हो जाता है? क्या है पहली विशेषता? लिखिए विकसित क्षेत्र। क्या हो जाएगा? विकसित क्षेत्र। विकसित क्षेत्र में बोली जाती है। क्या आप इसको और सरल शब्दों में ले तो बड़े क्षेत्र, विस्तारित क्षेत्र। क्या विकसित कह सकते हैं, या आप यहाँ लिख सकते हैं विस्तारित क्षेत्र। क्या? विस्तृत। विकसित के स्थान पर ये लिखिएगा विस्तृत क्षेत्र। क्यों? क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे दोस्तों? विस्तृत क्षेत्र पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आप देखेंगे इसका जो शब्द कोश होता है बहुत ही विस्तृत होता है, क्योंकि डिक्शनरी आती है भाषाओं के रिलेटेड। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? विस्तृत शब्दकोश। आप इंग्लिश में देखिए कितनी डिक्शनरी रहती हैं। आप लोग डिक्शनरी पढ़ते कि नहीं पढ़ते? फिर जब ये विद्यालय कालीन जीवन होता है तो आप रटने की कोशिश करते हैं डिक्शनरीज को। ठीक है, इसके बाद दो विशेषताएं हो गई। इसके बाद तीसरी विशेषताएं देखिए, ये हो गई आपकी दूसरी। जब विस्तृत क्षेत्र है, विस्तृत शब्दकोश है, तो ये क्या होता है? एक सुव्यवस्थित व्याकरण होता है, स्वयं का व्याकरण। मतलब इसका कुछ ना कुछ एक ग्रामर होता है। भाषा बिना ग्रामर के नहीं होती है, ये आप याद रखेंगे। ये तीन नॉर्मल से पॉइंट हो गए। चौथा आप जाएंगे तो चौथा पॉइंट आपका निकल कर आता है दोस्तों कि भाषा कैसे होती है? अर्जित होती है। अर्जित अर्थात सीखी जाती है, क्योंकि जन्म लेते ही हम भाषा के बारे में नहीं जानते। ठीक है, इसके बाद पांचवा पॉइंट होता है दोस्तों, ये परिवर्तनशील होती है। क्योंकि जैसे जैसे आप व्याकरण का ज्ञान अच्छा करते जाएंगे, आप इसको और अच्छे से प्रयोग करने लगे तो इसमें धीरे धीरे शुद्धता आएगी, जिससे परिवर्तन ही होता। और एक आखिरी पॉइंट है दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमेशा कहाँ से चलती है? कठिनता से सरलता की ओर चलती है, सरलता की ओर अग्रसित है। क्योंकि जब हम सीखना चालू करते हैं दोस्तों, तो उस समय हमें ये बहुत कठिन लगती है। क्या लगती है? बहुत ज्यादा कठिन लगती है। लेकिन जैसे हम सीख लेते तो क्या हो जाती? हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती। इसलिए हम क्या कहते हैं? कठिनता से सरलता की ओर। स्पेस नहीं बच रहा है, लेकिन एक पॉइंट और लिखने की इच्छा है तो कहाँ लिख देते हैं? चलिए यहाँ डाल देते हैं एक पॉइंट, आप लोग अलग से लिख लीजिए। ठीक? भाषा हमेशा दोस्तों याद रखिएगा संयोग से वियोग की ओर चलती। क्या चलती है? संयोग से वियोग की ओर चलती। मतलब संयोग से वियोग, इसका मतलब क्या होता है? अब आप इसको सिंपल समझ। आपको यदि शुद्ध भाषा नहीं आती है तो सबसे पहले आपके लोगों से जुड़ाव बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? लोग क्या अपनत्व का भाव रहेगा। लेकिन जैसे आप एक स्टैंडर्ड बोलने लगते हो तो क्या बोले? अरे स्टैंडर्ड बोलता है, वो तो अपना है ही नहीं है, अलग सीख चुका, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है ना। तो भाषा हमेशा कहाँ ले जाती? संयोग से
वियोग की ओर ले जाती है। चलिए अब शीघ्रता से बोली की विशेषताएं भी ये देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ विस्तृत क्षेत्र लिखा है तो इसकी पहले विशेषता होती है दोस्तों सीमित क्षेत्र। जब सीमित क्षेत्र है दोस्तों तो इसके शब्दकोश भी सीमित होता है। सीमित क्षेत्र, सीमित शब्द। क्या हुआ, क्षेत्र सीमित है, जब सीमित क्षेत्र है तो इसके अंदर सागर कहाँ से आ जाएगा, बहुत कम होता है, इसका शब्दकोश भी सीमित होता है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, इसमें जो तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसका व्याकरण होता है, इसमें व्याकरण नहीं होता, व्याकरण का अभाव। अर्थात क्या होता है, व्याकरण विहीन होती, व्यावली की तीन विशेषताएं आएंगी तो आप तीन लिख देंगे। सीमित क्षेत्र में विचार विनिमय का माध्यम, सीमित शब्दकोश, व्याकरण का अभाव। साहित्य की रचना तो होती है लेकिन साहित्य क्या होता है, साहित्य भी सीमित ही होता है, साहित्य की प्रचुरता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, साहित्य का पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। एक पॉइंट और लिख देते हैं, जैसे हमने बोली में भाषा में लिखा कि कहाँ से आती है, संयोग से वियोग की ओर जाती, परंतु आपको बोली में ये पॉइंट याद रखिएगा, बोली क्या होती, बोली में अपनत्व का अभाव होता है, अपनत्व का अभाव। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों के पॉइंट्स आपके अपनत्व का, क्योंकि आप देखिए आपके क्षेत्र विशेष के लोग जब आपसे मुखातिब होते हैं, जब मिलते हैं आप उनसे मुखातिब होते हैं तो आप कैसे, बुंदेली में है तो क्या बघेली में क्या, अपना आई बैठे चले, अपना ये कर ले, ऐसे बोलते हैं। बुंदेलखंडी में जाओगे तो आप वहाँ कैसे बोलते हैं, पिता जा रहे हैं बाबू, उधर जा रहे, मालवा में आ जाएगा तो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, ये सब चल जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाए, अपनत्व का भाव आता है, ऐसा लगता है कि हम एक ही स्थान के हैं, एक ही मातृभूमि के हैं, सहोदर के जैसे भाव खिलाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये चीजें हो गई। अब जैसा कि देखते हैं, समय का अभाव की बात तो हमने कही थी लेकिन देखते हैं यदि कंप्लीट हो जाएंगे तो अच्छी बात है। तो अब नया टॉपिक अपना है दोस्तों, मानक भाषा। ठीक, मानक भाषा के बाद केवल परिभाषाएं देखनी रहेंगी उपभाषा की। मानक भाषा, इसको इंग्लिश में आप कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गई आपकी मानक भाषा। आपसे जैसे प्रश्न बनेंगे उसी क्रम में हम देख। पहला पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा, मानक शब्द का अर्थ क्या हो। मानक शब्द का अर्थ आप क्या बताएंगे मित्र दोस्तों, मानक शब्द का अर्थ बताएंगे आदर्श, क्या श्रेष्ठ। मानक शब्द का अर्थ क्या होता है, आदर्श होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, मानक हर चीज में, जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ एक स्टैंडर्ड दिया होता है, क्या है, ऐसा ही पद्धति पढ़ते हैं कि किलोग्राम इतने ग्राम का ही होगा, ग्राम इतने का होगा, ठीक, मीटर होगा तो इतना लापेंगे तो आप मीटर हो जाएगा। हर चीज का एक मानक होता है। मानक इसलिए रखा जाता है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति उसको समझ सके। मानक रखने से जो डिफरेंशिएशन आते हैं, जो बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में, वो दूर हो जाते हैं किसी भी क्षेत्र में आप जाए। इसलिए जब कम बैरियर नहीं, मतलब सबसे अच्छा क्या कहेंगे आप, आदर्श कहेंगे या श्रेष्ठ कहेंगे। क्लियर। इसके बाद दूसरी चीज, अन्य नाम आपसे पूछ लिया, मान लीजिए मानक भाषा ना देके किसी और नाम से पूछ लिया गया, तब भी तो आपको पता होना चाहिए इसको अन्य किस नाम से आना जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों परिनिष्ठित भाषा। कभी आपसे परिभाषा पूछ लिया जाए 3 नंबर में, परिनिष्ठित भाषा को परिभाषित कीजिए, या आपसे पूछ लिया जाए टकसाली भाषा को परिभाषित कीजिए। क्या पूछा गया, आपसे पूछ लिया गया दोस्तों कि परिनिष्ठित भाषा को परिभाषित कीजिए, टकसाली भाषा को परिभाषित कीजिए, तो आप बता देंगे परिनिष्ठित भाषा जो है वही मानक भाषा है, टकसाली भाषा वही कौन सी है, वो भी मानक भाषा है। ठीक है, इसके बाद इसकी परिभाषाएं देखते हैं, सब लोग समझ सकें। वो क्षेत्र कौन सा आता है, वो आता है शिक्षा का क्षेत्र, वो आता है विज्ञान का क्षेत्र। तो वह भाषा या भाषा का वह रूप दोस्तों जो क्या किया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाए, विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया जाए, किसके द्वारा प्रयोग किया जाए, सुशिक्षित वर्ग के द्वारा प्रयोग किया जाए। कल सा आप बोल देंगे कि
भाषा का वह रूप जो, देखिए, भाषा का वह रूप जो शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, शासन प्रशासन आदि में विचार विनिमय हेतु प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा। थोड़ी कठिन हो गई, सरल सी परिभाषाएं बनती है। तो शिक्षित वर्ग द्वारा विचार विनिमय हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा जो व्याकरण सम्मत व अशुद्धियों से मुक्त होती है, अशुद्धियों से मुक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों मानक भाषा। क्या कहते हैं? मानक। तो देखिए परिभाषा क्या लिखी हमने, सुशिक्षित वर्ग द्वारा विचार विनिमय हेतु प्रयोग की जाने वाले भाषा, या यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं वह भाषा, प्रयोग की जाने वाले वह भाषा जो व्याकरण सम्मत व अशुद्धियों से मुक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। इसके अलावा एक परिभाषा और सुनिएगा, मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि भाषा होती है, प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है, जिसका प्रयोग वहां के शिक्षित वर्ग द्वारा अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक अर्थों में किया जाता है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, या आप जो अभी परिभाषा हमने बोले कि शिक्षित वर्ग द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक अर्थों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की। क्लियर? ये आपके लिए सबसे उचित परिभाषा ये है, इसको आपको आसानी से याद भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे क्या अंडरलाइन कर लिया? सुशिक्षित वर्ग विचार विनिमय व्याकरण संबद्ध अशुद्धियों से, जब अशुद्धियों से मुक्त है तो सब समझ सकते हैं, आसान रहेगी समझने की। इसलिए इसे हम क्या कहा? हमने क्या कहा दोस्तों? इसे हमने कहा मानक भाषा। ठीक है, चलिए अब अगली स्लाइड में जाते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि मानकीकरण के कितने सोपान होते हैं। ठीक है, ये अपना आखिरी टॉपिक रहेगा मानक भाषा का, और इसके बाद विशेषताएं। ठीक, तो चलिए अभी कितने पॉइंट हमने लिखे थे? शायद 3 पॉइंट हो गए थे। चौथा पॉइंट, ये आपका 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है। मानकीकरण के सोपान। सोपान का मतलब होता है दोस्तों पद क्रम। सोपान का मतलब क्या होता है दोस्तों? पद क्रम होता है। मतलब कौन सीढ़ियां जो होती हैं उसे हम कहते हैं सोपान। तो याद रखिएगा मानकीकरण के 3 सोपान होते हैं। जैसे भाषा के विकास का हमने लिखा था ना, बोली, फिर उपभाषा, फिर भाषा बनती है। इसी प्रकार मानकीकरण के 3 सोपान होते हैं। सबसे पहले हम ऐसे बनाते रहे जिससे आपको याद करने में कठिनाइयां ना। सबसे पहला सोपान होता है दोस्तों, वो होता है आपका बोली। जब आप बोली सीख लेते हैं तो आप भाषा में आते हैं। जब आप भाषा सीख लेते हैं तब बनती है वह मानक भाषा। क्योंकि श्रेष्ठ है तो सबसे ऊपर वाली जो श्रेणी होती है वो होती है मानक भाषा की। आपका ये क्रम है। ठीक, बोले,
बोली से भाषा और भाषा से आपकी बनी मानक भाषा। क्लियर होगा? सोपान पूछ लिया जाए मानकीकरण के 3 सोपान। इसके बाद इसका आखिरी टॉपिक क्या हो जाएगा? विशेषताएं। विशेषताएं में आपका सीधे से पॉइंट परिभाषा निकल आएगा कि व्याकरण सम्मत एक। दूसरा पॉइंट आपका निकल आ जाएगा दोस्तों, अशुद्धियों से मुक्त से मुक्त होते कि नहीं होती है। तीसरा विशेषता हो जाएगी क्या? सुशिक्षित वर्ग द्वारा प्रयोग। ठीक है, व्याकरण सम्मति होती है अर्थात अशुद्धियों से मुक्त होती है। ठीक है, तीसरा सुविधा सुशिक्षित वर्ग द्वारा प्रयोग, और चौथा एक और लिखना चाहे तो प्रयोग भी हो सकता है, शिक्षा व अनुसंधान के कार्यों में प्रयोग। कहाँ प्रयोग की जाती है? शिक्षा व अनुसंधान के कार्यों में प्रयोग होती है। परंतु इसके विशेषताओं के साथ दोस्तों इसकी कुछ कमियां भी निकल कर आती है। और सबसे महत्वपूर्ण कमी क्या है दोस्तों? मानक भाषा बनने के बाद भाषा का विकास अवरुद्ध हो जाता है। आपकी कमी पूछा जाए तो एक कमी है, यही एक कमी है कि भाषा का विकास अवरुद्ध। क्या हो गया? भाषा का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मानक भाषा समाप्त हो चुकी है। हो सकता है अपने पास 2-4 मिनट बच रहे हों, इस 2-4 मिनट में अपन आखिरी परिभाषा पढ़ लेते हैं, उपभाषा क्या होती है और बोली और भाषा में क्या अंतर। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं यहाँ पर उपभाषा। ठीक है दोस्तों, उपभाषा को आप विभाषा भी के नाम से जानते हैं और इसी को हम कहते हैं जनपदीय भाषा। एक तो इसकी परिभाषा हम बोल रहे हैं दोस्तों, क्रम से आप लिख लीजिए कि जब कोई भी भाषा अपने क्षेत्र विकसित कर लेती है और किसी जनपद या विकास खंड के क्षेत्र में बोली जाने लगती है, तब हम उसे विभाषा या उपभाषा कहते हैं। क्या आप लिख सकते हैं? जब कोई बोली सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक अथवा साहित्यिक रचनाओं के कारण समग्र प्रांत अथवा उप प्रांत में प्रचलित होती हुई साहित्यिक आधार ग्रहण कर लेती है, तब उसे हम उपभाषा कहते हैं। तो यहाँ पर जब मेन पॉइंट है दोस्तों, तो साहित्य की रचना। क्या है? साहित्य। या परिभाषा लिखनी तो आप क्या याद रखेंगे? जब कोई बोली सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक, क्या किस रूप में विकसित हो जाए? वो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से अथवा साहित्यिक रूप से, अथवा क्या हो जाए? साहित्यिक रूप से क्या हो जाए? साहित्यिक रचनाएं इतनी हो जाएं तो अपना क्षेत्र विकसित कर ले। क्या कर ले? क्षेत्र विकसित कर ले। और कहाँ बोली जाने लगे? समग्र प्रांत में, समग्र प्रांत या उप प्रांत में बोली जाने लगे। क्या बन गई परिभाषा? जब कोई बोली सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अथवा साहित्यिक रचनाओं के कारण समग्र प्रांत अथवा उप प्रांत में प्रचलित हो जाए एवं साहित्यिक आधार ग्रहण कर ले। क्या कर ले? साहित्यिक आधार ग्रहण कर ले। आखिरी में जुड़ जाएगा एक शब्द, साहित्यिक आधार। तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे भाषा या विभाषा या जनपदीय भाषा। ठीक है, आपका प्रश्न आया था, प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आया था 3 प्रमुख जनपदीय भाषाओं के नाम लिखिए। भाषाओं के नाम। तो आप जो जो भाषाएं जानते हैं जिनसे साहित्य की रचना हुई है, तो आप बोल देंगे ब्रज भाषा है, उसके बाद दूसरी खड़ी बोली है, तीसरी आपकी भोजपुरी है। ये 3 भाषाएं आप बोल देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आखिरी और क्लास समाप्त। आखिरी क्या है? भाषा और बोली में अंतर। आपको केवल हम हेडिंग बताएंगे, आपको खुद लिखना। ठीक है,
जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस तो पूरी बातें कर ली हैं भाषा और बोली के बारे में। तो पहला अंतर होगा आपका क्षेत्र, क्षेत्र लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे, सीमित भाषा में क्या लिखेंगे, विस्तृत, और बोली में क्या लिखेंगे, सीमित क्षेत्र लिखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका शब्दकोश, शब्दकोश। ठीक, भाषा में क्या लिखेंगे, विस्तृत शब्दकोश लिखेंगे, और बोली में क्या लिखेंगे, सीमित। इसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, व्याकरण। भाषा का व्याकरण होता है, जबकि बोली का अपना कोई भी व्याकरण नहीं होता है। और चौथा आप लिख सकते हैं भाव, बोली में अपनत्व का भाव होता है, जबकि भाषा में अपनत्व का भाव नहीं होता है। ये चार अंतर बहुत ज्यादा हो। ठीक है, साहित्य की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बोली में भी साहित्य, जैसे बुंदेली बोली में साहित्य लिखा है, भाषा में साहित्य तो लिखा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारी आज की क्लास समाप्त होती है, और इस क्लास की समाप्ति के साथ ही हम लोग अब अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे, जिसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान और भाषा, भाषा भारतीय संविधान से किस प्रकार से संबंधित है। तब तक के लिए दोस्तों सिविल पॉन्डा के ऑनलाइन चैनल से मैं कामता प्रसाद गुप्ता आप सभी को नमस्कार करता हूँ।